यही सेंट्रल ऑफिस पे आंदोलन किया था। सब लोग ठेले लगाएंगे तो ठेला पर खाएगा कौन? राहुल गांधी की छवि पहले से बहुत खराब है। रोजगार नहीं, बाकी सब सही है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाते हैं, वंदे भारत में कौन सा गरीब किसान मजदूर का बेटा बैठेगा? मोदी जी जीतेंगे। अरे गए थे नहीं, हम आमरण अनशन पे बैठे थे। जाने जिंदा हो यार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड उनको शूट आउट कर दी। इसका मतलब क्या कांग्रेस खराब हो गई? बिल्कुल भी रोजगार की समस्या तो है। अगर हम भी बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन 1% जो है उसका काम रोजगार के मामले में वो बहुत कमजोर है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। मैं हूं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में। यहीं पर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो सर्व विद्या की राजधानी है। यहाँ विज्ञान से लेकर ज्योतिष तक पढ़ाया जाता है। यहाँ राजनीति विज्ञान के छात्र भी होते हैं जो दूसरे विषय पढ़ते और पढ़ाते हैं। उनको भी राजनीति पर खासी पकड़ होती है। तो वहीं पर अब की बार मैं नब्ज टटोलने आया हूं कि क्या कहती है जनता, क्या है मुद्दे, 24 में बनेगी किसकी सरकार, कौन अब की बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आसीन होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, कौन कौन से ऐसे कारक थे जो अब की बार 24 के चुनावों को प्रभावित कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले यहाँ के यूथ से, यहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर चक्रपाणी ओझा, छात्र नेता बीएचयू। डॉक्टर पीएचडी जी। छात्र नेता जी। कहाँ छात्र नेता? मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ। सीआर बनाए जाते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। वो सीआर बिलार वाला प्रचलन हम लोग बंद कर दिए और लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हो रहे हैं क्या? छात्र नहीं, छात्र संघ बंद है। छात्र संघ बंद है, संघर्ष हम लोग का जारी है। क्योंकि मैं भी यहीं का पढ़ा लिखा हूँ, तो हमको पता है ना कि जी सीआर होते हैं। जी, छात्र संघ बंद है लेकिन संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है ना, संघर्ष चलता रहना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में यदि संघर्ष और संपर्क खत्म हो जाए, शायद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यही खासियत है, बीच वाला बहुत बोलते हैं। बताइए क्या है अब की बार, क्या है राजनीतिक हवा? देखिए, कहीं न कहीं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं। महामना जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे पूरा देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपरिचित है। मेरा अपना मानना है कि सन 2014 के बाद देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने महामना जी को उचित सम्मान देने का काम किया। अब पूछिए कैसे? महत्वपूर्ण यह है कि जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 7 से 8 छात्रों को पूर्व में ही भारत रत्न प्राप्त हो चुका था, परंतु जिस व्यक्तित्व ने इस महामना की तपस्थली को बनाया, उस व्यक्ति को उचित सम्मान किसी सरकार ने दिया नहीं था। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने महामना को सम्मान देकर योग्य ही नहीं अपितु योगदृष्टा को सम्मान दिया। मालवीय जी को सम्मान नहीं था, इससे पहले भी था। मालवीय जी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना, वो सम्मान से परे होते हैं। हाँ। यदि मालवीय जी के नाम से यदि कोई सम्मान शुरू कर देते तो वो कहीं न कहीं उससे बड़ा सम्मान होता मालवीय जी के प्रति। ये भारत रत्न, उनके नेहरू ऐसे लोगों को जिन्होंने स्वयं भारत रत्न लिया, उस गिनती में जाके खड़ा कर दिया। वो भारत भाग्य विधाता थे, वो भारत रत्न नहीं, वो भारत भाग्य विधाता थे। और वो भारत रत्न जो भी किए वो उससे परे हैं, वो भारत के निर्माता थे। तो भारत रत्न जैसे अन्य लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं नानाजी देशमुख तमाम लोगों को जवाब दूंगा खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बात कही, उनके जेहन में सम्मान है, लेकिन सम्मान, उस सम्मान राशि से कोई स्कॉलरशिप खड़ा कर देते, कोई ऐसी चीजें खड़ा कर। टाइम देकर 30 सेकंड। बिल्कुल सही बात। इनकी बात का मैं बिल्कुल वो गुरेज नहीं करता, लेकिन 60 साल की लुटेरी कांग्रेस सरकार ने, जैसे ये सिगुफा छोड़ रहे हैं वैसे वो भी सिगुफा छोड़ती थी। और ये कहना कि महामना के नाम पे उचित सम्मान देना, इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राहुल गांधी जी आए थे, कहते थे आप NSUI से जुड़िए, लेकिन लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं किए। लोकतंत्र का नैरेटिव दबा के, या भले संघर्ष चल रहा है, मैं अभी भी मानता हूं कि आधिकारिक तौर पे यहाँ पे छात्र राजनीति नहीं होती है। 60 साल से नैरेटिव दबाए। हाँ। और 10 साल में इनको छात्र संघ मिल गए, छात्र संघ अध्यक्ष हो गए हमारे बड़े भाई चक्रपाणी ओझा जी। कब चुनाव हुए थे लास्ट टाइम? कब? 97 में, जब हम लोग 3 साल के थे, हाफ पैंट या वो भी नहीं। अभी से कैसे अध्यक्ष बन गए, अपने स्वघोषित अध्यक्ष? नहीं, देखिए मैं एक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, अब की बार चुनाव के अगर आपने मुद्दा, यूथ क्यों वोट करेगा? तो यूथ वोट करेगा शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, किसान को लेकर, नौजवान को लेकर, खेत को लेकर, खलिहान को लेकर, क्या पढ़ते हैं आप? विकास को लेकर भी क्या पढ़ते को लेकर, देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, देश की प्रादेशिक समस्याओं को लेकर, जो भी युवाओं को वो मतदान करने का यही सारे विषय होते हैं ना। बहुत बढ़िया। आप क्या पढ़ते हैं? मैं प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग का शोधार्थी हूँ। अच्छा, तो होते तो ये हैं। अब की बार आपको क्या लगता है, आसपास आप हॉस्टल में रहे होंगे, सबसे मिलते हैं, महाराज भी मिलते हैं, उनके यहाँ काम करने सब लोग, क्या लगता है आपको किस तरह की हवा थी?
देखिए, अब लगने का नहीं, ये स्पष्ट हो चुका है। और पिछले 6 चरण के जो चुनाव हुए, वो चुनाव के परिणाम जो चर्चा में जो है उससे स्पष्ट हो रहा है। और यहाँ भी आप बातचीत करेंगे तो सामान्यतः आपको यह स्पष्ट हो जाएगा एक सर्वे में ही कि सरकार किसकी बनेगी। और सरकार उसकी ही बनेगी जो जब गांव की ग्रामीण महिलाएं जब लकड़ी पर भोजन बना करके और उसके धुएं से जब उनकी आँख की रोशनी प्रभावित होती थी, तो उज्ज्वला गैस जैसी योजना जिस सरकार ने लाया। जब हमारी माँ बहनें जब खेत खलिहान में जाती थीं और खुले में शौच करती थी, उनके लिए जिन्हें इज्जत घर उपलब्ध कराया। जो हमारे विकास के साथ हमारी विरासत की भी जिसने वकालत किया, जो अयोध्या में राम मंदिर को स्थापित किया, काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर स्थापित किया, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर स्थापित किया, इलाहाबाद में प्रयाग में जो कुंभ के मेले लगाए जाते थे, जहाँ पर कि जो गंदगी का अंबार पड़ा रहता था, उसको भव्य और विराट और अद्भुत स्वरूप दिलवाने का काम किया। ये सारे ही तो मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। करेगा क्या आगे? इतना तो कर दिया, आगे क्या करेगा? जब आपके पास इतना विजन है तो वो भी पता होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अब सरकार बनने दीजिए, और जो बाकी चीज़ें जो आप अभी सोचे नहीं होंगे बोल दीजिए। जो नहीं सोचे हैं तो वो क्या सोचेंगे? जब आप जो सोचे होंगे, यदि खुद नहीं सोचे हैं तो वो क्या सोचे होंगे? तो बात ये है, यहाँ सबसे बड़े एक कैलाश भाई साहब हैं, ये साइंस के स्टूडेंट हैं और ये भौतिकी से रिसर्च कर रहे हैं और लगातार 1 महीना ये आंदोलन किए कि जो नेट का फेलोशिप है वो आज 2007 से 8,000 इन्हीं से जान ले, इनकी बात इन्हीं से जान ले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने 18 नवंबर सन 2023 से 18 अक्टूबर 2023 से और 22 नवंबर 2023 तक एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन ये था कि हम जो शोध छात्र हैं, जो JRF नहीं क्वालिफाई हैं, वो नेट भले हैं, उनको जो फेलोशिप दी जाती है वो 8,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। और ये फेलोशिप सन 2006 से वहीं पे है। 2006 से हर चीज़ों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो इसकी वृद्धि क्यों नहीं हुई है? लगातार JRF की शोधवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। आज के डेट में 37,000 रुपया प्रति माह है फेलोशिप, ऊपर से स्टाइपेंड, अब HRA, ठीक है, हर शहर के अनुसार वो बदलता रहता है। तो एक मोटा देखे तो 42,000-43,000 रुपया JRF को मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग SRF को है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? शोध में उस एंट्रेंस एग्जाम का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई JRF क्वालिफाइड बंदा रिसर्च कर रहा है और अगर पेपर पब्लिश नहीं कर पाता है तो उसका डॉक्टर नहीं लग पाएगा। ये सब लोग डॉक्टर हैं, ये लोग बताएंगे। तो ये हमारा एक मुद्दा है और इसको लेके ये सन 2006 से रहा है, जिसकी भी गवर्नमेंट रही है उस पे नहीं बात। आंदोलन किया था, यही सेंट्रल ऑफिस पे आंदोलन किया था। ऑफिस गए थे? अरे गए थे नहीं, हम आमरण अनशन पे बैठे थे। जिंदा हो यार। इन्होंने उनको जवाब दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस वाइस चांसलर महोदय की स्थिति ये है कि वो मिलने नहीं आए। क्यों नहीं आए? हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा, UGC चेयरमैन को लिखा, राष्ट्रपति महोदय को लिखा, शिक्षा मंत्रालय, किसी का कोई रिएक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं आया। ये सरकार की शून्यता है कि उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। होता है, छात्र ऐसे ही होते हैं, लिखते हैं। मैं इससे जुड़ा किस्सा बता दूं, जब मैं यहाँ करता था पढ़ाई, यहाँ सामने मेरा डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, तो मैंने भी लिखा था। तो अच्छी बात है कि मेरे टाइम में जवाब आया था, इनके टाइम में नहीं आया, तो इनकी बात जरूर सुनी जानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जवाब नहीं आने का मतलब ये है कि सरकार तो कोशिश करेगी कि आप अपने स्तर पे विश्वविद्यालय स्तर तक चीजों को सुलझाएं, लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसी को जवाब नहीं देना चाहती है, वो सबको केवल आदेश देना चाहती है। व्यवस्थाओं में दिक्कत है क्या? पहले मैं चुनाव पे रहते हैं, फिर आएंगे विश्वविद्यालय की दिक्कतों पे। मैं लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कानून मंत्री मिल गया आधा। आजा, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। इस चुनाव में 2 ताकतें लड़ रही हैं। एक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं, एक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वेडर। तो NDA जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कैसे, उदाहरण देके कि 2016 में बिना किसी सर्वे के ममता बनर्जी ने मुस्लिम की 65 जातियों को
ओबीसी में शामिल कर लिया। जबकि रूल ये है कि ओबीसी कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिना उसके सर्वे और रिकमेंडेशन के आप किसी कास्ट को ओबीसी में नहीं शामिल कर सकती। और हाई कोर्ट का भी रिसेंटली उस पर जजमेंट आया था, इन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानूंगी। तो इसलिए मेरा जो है लोगों से अपील भी है और सुझाव भी है कि आपको ये पहचानना है, तय करना है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम कर। चुनावी अपील मैं नहीं पूछी, मैं छात्र से पूछ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब की बार मुद्दे क्या हैं, कि कौन से ऐसे कारक हैं जो छात्रों को प्रभावित करते हैं वोट डालने के लिए। और एक सवाल मैं आप लोगों से सबसे चाहूँगा, जो यूथ है, अब की बार ना वोटिंग परसेंटेज बहुत गिर रहा है, इस पर भी मुझे करनी है चर्चा। छात्रों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक तो पेपर लीक का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में एक एक्ट लाया है। अब ये एक्ट कितना इम्पैक्टफुल होगा ये देखने वाली बात है। तो सरकार से ये हम लोगों की मांग है कि और प्रभावी एक्ट बनाया जाए और इसमें जो दोषी हो, मतलब ये पेपर लीक की घटनाएं रुके। प्लस एक ऐसी कोई बॉडी हो जो हायर एजुकेशन की, जो अभी रिसर्च से संबंधित इन्होंने समस्याएं बताई। तो रिसर्च में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर विश्वविद्यालय अभी तक अपना खुद का रेगुलेट करता था, इसलिए जो अलग अलग खामियां थी, किसी का कहीं ट्रांसपेरेंसी है कहीं नहीं है, तो इसको दूर किया जाए, यही डिमांड है हमारी। क्या अब की बार वोटिंग परसेंटेज जो गिर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से इस पर चर्चा की जानी चाहिए कि आखिर वोटर्स इतने उदास क्यों हैं? क्या लगता है आपको? यूथ भी उसमें उदास है क्या अपने नेताओं को लेकर? ऐसा कुछ बात नहीं, कौन कहा आपसे उदास है? सब एकदम पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, कोई उदास नहीं, सब प्रसन्नता से वोट दिया उन्होंने, कोई दिक्कत। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा पढ़ाई के लिए है, सबको शिक्षा जरूरी है भाई, थोड़ा उनका जो पेपर होता लीक होता है, ये सब थोड़ा दिक्कत है, इस समाज में उनको ध्यान देना चाहिए। क्या है वोटिंग परसेंटेज गिरने? वोटिंग परसेंटेज गिरने का एक जो सामान्यतः मैंने जो समझा है वो ये है कि जो छात्र और यूथ की रेटिंग गिर गई है। अब रेटिंग माने कि अब यूथ का महत्व गिरा दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय राजनीति में यदि यूथ की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ जाएगी तो युवाओं में उत्साह रहेगा। और दूसरा जो बचे, जो दूसरे तबके के जो यूथ हैं, जो रियल लाइफ में नहीं रील लाइफ में जो जीवन जी रहे हैं, उनके पास एक बहुत बढ़िया एक खिलौना है मोबाइल, वो 4x वो अलग अलग साइज का है, वो उसी पर वो अंगुली ऐसे करते रहते हैं और सुबह से शाम और शाम से रात, फिर सुबह हो जाता है, पता नहीं चलता है। बहुत बड़ी समस्या है। उनको ये पता, उनसे कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व आया है, हमको मतदान करना है और ये मेरा मतदान। और सेल्फी डालेंगे ना वही उंगली में लगा के, वो तो फ्रेम है ना, वो तो कई जगहों पर सड़क पर जब रात को दिन में या रात में कभी निकलेंगे तो उसको कर लेंगे। इंक्लूड करना पड़ेगा ना भाई साहब। किस डिपार्टमेंट से? लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस। क्या चल रहा है अब की बार? अब की बार बदलाव का समय है समय, बस यही ढूंढ रहा था मैं, कोई बदलाव वाला मिल जाए। क्यों बदलाव करना है? ये सरकार बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं की है। फिर जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और स्वास्थ्य हो गया, इन मुद्दों पर काम नहीं की है। बाकी और जैसे रोड पर काम किया है और मंदिर वगैरह बनवाया है, यही सब पे काम हुआ है। बाकी जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो आम जन के बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। जिस प्रकार से देखिए, वैकेंसी नहीं निकली है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा इतना महंगा कर दी जा रही है कि आम गरीब का बच्चा है वो पढ़ नहीं सकता है। अभी इंडिया गठबंधन लगता है कि इस चुनाव में काम मतलब गुल खिला पाएगा? बिल्कुल खिला पाएगा। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक मिनट नहीं भैया, अपने विचार है। नहीं एक मिनट हाँ, बिल्कुल 4 तारीख को एकदम बदलाव गठबंधन की सरकार आने वाली है। और जो BHU जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है ना, अंदरूनी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो खत्म होगा। और इनको और मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा पे काम होगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि हम रोजगार पे काम करेंगे, रोजगार पे काम होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि बदलाव बहुत जरूरी है। एक सवाल जो सबसे जरूरी है, अभी वो भी भाई साहब पूछ रहे थे, बात यही, वो हमेशा पूछते हैं कि नेता कौन? नेता बहुत हैं, मतलब जिस प्रकार से संसद में पीएम कैंडिडेट कौन? पीएम कैंडिडेट तमाम हो सकते हैं गठबंधन के, हर कोई पीएम कैंडिडेट से, राहुल गांधी भी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, और भी गठबंधन के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल हो सकते हैं। राहुल गांधी एक अच्छा नेता है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने न्याय यात्रा किया है, अब वो वास्तव में एक अच्छा नेता बन चुका है। क्योंकि जब वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने, उनकी छवि पहले से बदली है? बिल्कुल नहीं बदली है, उनकी छवि वैसे ही। किस फैकल्टी से वो बताया? एंशिएंट हिस्ट्री से। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री वाले जी। बदली है राहुल की छवि? नहीं, बिल्कुल उनकी छवि नहीं बदली, जैसे वो कल थे वैसे ही आज हैं।
कोई उनमें बदलाव नहीं। राहुल की छवि बदली है भाई साहब? क्या क्या राहुल की छवि बदली है पहले से? राहुल गांधी जी की राहुल गांधी की छवि पहले से बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। काशी में ऐसा प्रधानमंत्री और हमारे बनारस के सांसद। आप घूमने आए हैं कि यहाँ पढ़ते हैं, पहले ये बताइए। मैं पूर्व छात्र रह चुका हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ इसमें। अधिवक्ता हैं? जी जी। कहाँ पे मतलब तो लॉ वाले होंगे? लॉ वाले ही हो ना यहाँ से? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया। विद्यापीठ से थे। तो आप भी वकील साहब हैं? वकील साहब हैं। क्या लगता है अब की बार देश में? की बार राहुल जी का तो उनका सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब है उनका? अब भाई उन्हें 2050 के बाद उन्हें देखल जाए। बनारस में मोदी जी 50 के बाद भी नंबर नहीं आएगा। राहुल गांधी का नंबर नहीं आएगा। राहुल गांधी बाय वकील साहब आप भी वकील हैं? जी जी। आजादी गणना बनारस में चल रहा है। एक मिनट। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? अब की बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि पहले से बदली है कि नहीं बदली है? उधर से कमेंट आया था, इन्होंने कहा नहीं बदली। आपका क्या विचार है? नहीं बदली है, हाँ बदली है। और उनका काम भी दिख रहा है जैसे ग्राउंड पे वर्क दिख रहा है। मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। योजनाओं का दे रहे हैं, लाभ देंगे अपनी जो योजनाएं हैं। उम्मीद है जी अच्छा करेंगी। अच्छा करेंगे ना? पहले से छवि बदली है। हाँ मैम बताइए, आप यहीं के स्टूडेंट हैं? हाँ। किस डिपार्टमेंट से? सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? क्योंकि उन्होंने काम किया है। वैसे कुछ लोग तो उनसे रोजगार के लिए नाराज भी हैं। हैं? हाँ बिल्कुल, रोजगार के लिए नाराज हैं लोग। बिल्कुल। यूपी में अभी यूपी पुलिस की जो आई थी भर्ती, उसमें भी देखिए क्या क्या हुआ है। तो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा तो हैं, पर बनारस में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है, तो उसके लिए तो उन्हें जिताया ही जाएगा। और यहाँ की जो जनता है वो उन्हें ही वोट करेगी। सीटें कितनी आएंगी? ये कह रहे हैं 400 पार। तो 400 ज्यादा नहीं हो गया क्या, अगर आप राजनीति पे नजर रखती हैं तो? कम आएंगे इस बार, वैसे तो कम आएंगे इस बार, क्योंकि जनता अगर उनके सपोर्ट में है तो उनसे नाराज भी है कहीं ना कहीं। तो उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें 400 के पार जाएगा। जो अंतर है ना बहुत कम है। नाराजगी का जो अंतर है। कहाँ है मीटर आपके पास? एक मिनट, किस मीटर से नापे? मीटर का देखिए, जैसे आप सर्वे करते हैं, अगर आप उठा के देखेंगे ना तो उसका आकलन आप जान ही चुके होंगे कि नहीं क्या है वास्तविकता, धरातल भी स्थिति क्या है, पक्ष का क्या है, विपक्ष का क्या है। तो एक मत है सब उसमें। कहीं आज की डेट में नाराजगी है भी तो कम है, आप ये साबित कर रहे हैं। देखिए सुनिए एक बात, मैंने आज के जमाने में आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर अभी के जमाने में नहीं कर सकते थे, कभी भी आदिकाल से नहीं कर सकते। सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि अधिकतम जो अधिक संख्या है वो पक्ष के साथ है। और विपक्ष हमेशा लगभग हमें लग रहा है कि 5 नहीं 10 साल तक और विपक्ष में रहने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इसलिए आप मैम यही स्टूडेंट हैं यहाँ की? क्या पढ़ती हैं आप? लॉ फैकल्टी। कानून वाले लोग। तो बताइए अब की बार क्या लग रहा है? मोदी सरकार। क्यों लग रहा है? अब इसमें कोई मतलब दो राय तो है नहीं, जो है वो है। पब्लिक चाह रही है उनको। अब जहाँ तक बात रही कि कंप्लेंट्स है बेरोजगारी और विकास और पता नहीं क्या क्या, बेरोजगारी शुरू से रही है और हमेशा रहेगी। पहले पढ़ने वाले 10,000 थे, अब 10 लाख हैं। तो बेरोजगारी तो आएगी आएगी, ऑब्वियस ही बात है। सब लोग चाह रहे कि मैं पढ़ लूं, बन जाऊं कुछ ना कुछ। पहले से रही है, अभी भी रही, आगे भी आएगी। लालू के जमाने में लालू ने इतने नौकरियां खाई हैं, तो कहाँ गई बेरोजगारी? तो तब भी थी। लालू जब नौकरी खाई है तो तेजस्वी दिए भी तो है। आप जाकर बिहार में देख लीजिए, यूपी के लड़के जा रहे हैं बिहार में नौकरी करने। ये बताएंगे यूपी के लड़के जा रहे हैं बिहार में नौकरी करने, सबको रोजगार मिल रहा है बिहार में। आप ये बताइए यूपी सरकार क्यों नहीं नौकरी दे पा रही है? यूपी सरकार क्यों नहीं वैकेंसी निकाल पा रही है? यूपी के लड़के आपको दिख रहा है? बहुत छोटा सा सर। आइए वहाँ से आइए। नमस्कार। एक मिनट। हाँ बात कंप्लीट। और जो अपने गिनवा रहे हैं ये काम की भाजपा सरकार में ये हुआ। भाजपा सरकार में काम तो हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ? अंबानी अडानी जैसे लोगों को लिए हुआ। अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाते हैं, वंदे भारत में कौन सा गरीब किसान मजदूर का बेटा बैठेगा? आप बैठेंगे, मैं बैठूंगा। जिसके पास 60 रुपए का टिकट नहीं होता है बलिया से यहाँ पे बनारस आने के लिए, वो बैठेगा वंदे भारत में?
कौन बैठेगा? यहाँ पे 100 छात्र खड़े हैं, 10 छात्र भी बता दे कि जो अपने पैसे से वंदे भारत में बैठ सकते तो मान जाऊं कि सरकार ने बढ़िया काम किया। और दूसरी बात करते हैं, सुनिए भैया, बड़े भाई है मेरे, बड़े भाई है, ये बलिया से आए, बता रहे उज्ज्वला योजना की बात किया था ना, ये बलिया से आते हैं, मैं बलिया से आता हूँ। पूछे उज्ज्वला योजना में कितनी धांधली हुई है, कितनी धांधली है बताइए, आप बताइए। नाम लेके, पैसे लेके नाम जोड़ा गया है कि नहीं, आप ये बताइए। आपने मुख्य आवास योजना में है, आपको पता है कि नहीं? पैसे लिए जाते हैं पहले, तब बोला जाता है कि आपका आवास आएगा। बलिया से बताइएगा भैया, झूठ मत बताइए। हल्ला कर बता ना बता पाई। रुक 1 मिनट भैया, सर छोटा भाई है, कोई ऐसी विसंगति कहीं आई होगी, कुछ कमी ऐसा हो गया है, आवेश में ऐसा विसंगति आई होगी। नहीं, उस योजना में कहीं कुछ हो गया होगा दिक्कत। और जिस तेजस्वी यादव की वो बखान कर रहा है छोटा भाई कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दे दिया, उनके पिताजी और उनके माताजी दोनों लोग जब सरकार में रहे तो चरवाहा विश्वविद्यालय खोल रहे थे, एगो तो आदमी के लिए खोल नहीं पाए, तो जो आज तक पढ़ने के लिए शिक्षण संस्थान नहीं खोल पाया, वो विश्वविद्यालय वो नौकरी बांट रहा है। कितनी बड़ी मूर्खता है कि जब शीर्ष नेतृत्व तो कोई होता है। मैम, आप यहाँ पढ़ती पढ़ाती हैं या दर्शन करने के लिए आई हैं? दर्शन के लिए। कहाँ की वोटर हैं आप? मुंबई से आई। मुंबई से आई हैं? अच्छा, मुंबई में अब की बार क्या हालात लग रहे हैं और आपको देश में क्या लग रहा है? मिक्स सब मिक्स है। हाँ, मैं गया था चुनाव में वहाँ पे। आप सर मुंबई के ही वोटर हैं, आप दोनों साथ आए हैं, तो वहाँ मुंबई में क्या मुद्दे थे? मुंबई में मुद्दे कुछ नहीं है। मुंबई में इन्होंने ऐसा किया कि 2 बड़ी पार्टियां थी, उनको वो गद्दारी करके फोड़ दिया और एक सब तहस बहस कर दिया उधर का। अभी उधर का जो मतदाता है वो कंफ्यूज है, क्या करे। हाँ, ऐसा आप वोट तो इनका कैसा है कि ये बहुत अच्छी रणनीति वाले लोग हैं, एक अच्छा इंटेलिजेंस है इनके पास, अच्छी सपोर्ट है, तो ये अभी कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पढ़ती पढ़ाती हैं या फिर? पढ़ाती नहीं हूँ, सारनाथ से हूँ, मैं बनारस की निवासी हूँ और कल यहाँ की वोटिंग है और मैं यहाँ के बारे में मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बोलना चाहती। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बनारस की जो आबो हवा है, बनारस का जो रुख है, वो यही बताता है कि यहाँ जो काम करेगा उसी को मिलेगा मतदान, जो यहाँ पर काम करता है। तो बनारस में आप सबको जो भी यहाँ पर काशी में आया है, चाहे मुंबई से आया हो चाहे गुजरात से आया हो, उसको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि बनारस में क्या परिवर्तन हुए। पहले सड़कों की दशा क्या थी, अब सड़कों की दशा क्या हो गई है। मतलब अब बहुत ही ज्यादा उन्नति हुई है। तो जनता को उन्नति चाहिए, जनता को साथ चाहिए, विकास चाहिए। बस एक समस्या रोजगार की है, जो हर पार्टी से मुझे कहना चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, रोजगार की समस्या, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, ये सड़क वड़क तो सब कुछ अच्छा हो गया। इसके लिए मैं बीजेपी को धन्यवाद करती हूँ। पर जो बेरोजगारी की समस्या है वो कोई आज तक नहीं खत्म कर पाया। हम यूथ यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज बेरोजगारी की समस्या को खत्म करिए, तब पूर्ण रूप से भारत का विकास होगा। हर बहुत बड़ी बात। क्या ये रोजगार समस्या है? बिल्कुल भी रोजगार की समस्या तो है। अगर हम भी बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन 1% जो है उसका काम रोजगार के मामले में वो बहुत कमजोर है कि रोजगार करने चाहिए। और मान जाइए, रुक जाइए, कह लेने अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो भैया हम बिहार से आते हैं, तो वहाँ भी डेवलपमेंट हम देखें और यहाँ का भी देखे हैं। 12 में हम यहाँ पर आए थे, 12 के पहले का जो हाल था वो बनारस में बहुत अलग था, और 14 के बाद से लेकर जो अभी तक का जो हालात है बहुत अच्छा है। महिलाएं आपको रात में 1 बजे 2 बजे भी दिख जाएंगी। और विकास कर देखना, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, विकास की दृष्टि से देखें, तो बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे मोदी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रोजगार के मुद्दे पे 99% काम के लिए उसके पक्ष में है, 1% रोजगार के मुद्दे पे उसके पक्ष में नहीं रहेंगे। रोजगार मुद्दा है। रोजगार अभी आपने क्या कहा, महिलाएं यहाँ पे सेफ हैं। इसी कैंपस में IIT BHU में क्या हुआ था, अभी आपको पिछली घटना याद हो गई। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड उनको शूट आउट कर दिए, इसका मतलब क्या कांग्रेस खराब हो गई? देखिए, किसी को आपने जो अभी बोला, मैं अभी की बात कर रही हूँ, आपने लड़कियों की सुरक्षा की बात की, और बनारस में कहाँ हम लोग देखिए, एक मिनट की बात को काटने के लिए मैं महिला के विरोध में ये कहना चाहती हूँ, जो दिल्ली में जो रेप कांड, निर्भया रेप कांड हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। क्या वो दिन भूल गई? जब निर्भया रेप कांड, इतना बड़ा रेप कांड हुआ था, वो दिन भूल गई? उस समय कांग्रेस क्यों नहीं बोली? आज मैं निष्पक्ष रूप से बोली हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। किसी पार्टी को कुछ कह ही नहीं रही हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस। भाई व्यायामशाला जाते हो क्या? जिमखाना मैंने देखा, बाहर ओपन जिम बन गए। पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं ना? जिम नहीं करते क्या? सब देखा मैंने, बाहर बन गया। हमारे टाइम में नहीं था। जिम नहीं करते। नहीं जाते हो? बड़ी बनाए हो?
रनिंग क्या क्या पढ़ते हैं आप? बीपीए परफॉर्मिंग आर्ट। अच्छा, परफॉर्मिंग आर्ट। अब की बार क्या लग रहा है, राजनीति के बारे में कुछ रुचि है? राजनीति के बारे में रुचि तो नहीं है, यहाँ भाई लोगों के सुनकर लग रहा है कि 50-50 है। सुनकर लग रहा है। चालू वाला जवाब हो गया यार, चालू वाला जवाब हो गया ये। चालू वाला लग रहा है, अभी तय कर लिया कि 50-50 है। 50-50 है। हाँ बताओ भैया, चलते चलते बोलो। मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अपील है केंद्र सरकार से। माननीय मोदी जी से एक निवेदन है कि देश काल परिस्थिति को देखते हुए यदि वोटिंग टाइमिंग को थोड़ा चेंज करते तो शायद हम लोगों के लिए बेहतर होता, हम लोग 100% मतदान की तरफ आगे बढ़ पाते। इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, ये मोदी जी कर रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन से ही चाहते हैं जो भी सक्षम अधिकारी हो, मेरा ये कहना है जो भी सक्षम अधिकारी हो, यदि देश का बीएचयू का नाम। हाँ बताओ भाई, बताओ। सर यहाँ पर जिस प्रकार से सर फीस वृद्धि हो रही है ना, मैं इसी बात पर अच्छा ठीक। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना का सपना था कि वो यहाँ से गरीब का बच्चा आकर पढ़ सके, लेकिन सर लगातार कोर्सों में फीस वृद्धि हो रही है, हॉस्टल की फीस वृद्धि हो रही है, और जो लाइब्रेरी की स्थिति ये है सर, पहले 5000 किताबें आती थी, लेकिन अब क्यों घटाकर 3000 कर दी गई हैं? ये कहाँ की मतलब की गई किताबों की संख्या कब घटाई गई? अभी मोदी सरकार में 2014 के बाद, 14 के पहले 5000 किताबें आती थी ना भैया लाइब्रेरी में, अब क्यों घटा दी गई? आप मैम स्टूडेंट हैं यहाँ पे? अच्छा, क्या पढ़ती हैं आप? मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। आप जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं, ये डिपार्टमेंट है आपका? हाँ। बहुत सही। अब आप 1 मिनट है, क्वेश्चन क्या करेंगे आप? क्वेश्चन क्या करेंगे आप? क्वेश्चन क्या? आप जर्नलिज्म की स्टूडेंट, मैं आपको पहले कैसे बता दूं? मेरा भी यही डिपार्टमेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले तो आपको बता नहीं सकता। पहले आप सुनिए, 1 मिनट सुन लो मेरी बात। देश में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? चुनावी माहौल चल रहा है, ये तो सब हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है। चुनाव में क्या लगता है मुद्दे क्या हैं अब की बार यूथ के लिए? हमारे लिए तो बहुत कुछ है, हमारा एम्प्लॉयमेंट है, हमें अभी बहुत नौकरी के लिए बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, तो मेन मेरा मुद्दा है कि नौकरी, इसमें जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है, हमारे रोजगार बहुत ज़रूरी है। और इससे लोग नाराज भी हैं? बिल्कुल, हम आज इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए, जॉब के लिए कहीं 1 सीट आ रही है, कहीं 2 सीट आ रही है, इसके लिए हमें बहुत फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम, तो इसके लिए कम से कम हमारे लिए ऐसी सीटें आए कि हम सब उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है सेटल हो जाए, तो इसके लिए जॉब हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पढ़ाई करती हैं आप? एक्चुअली पास आउट हूँ। पास आउट हैं, बीएचयू वाली है ना आप? हाँ, तो क्या रोजगार मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक्चुअली आप देखिए तो बिहार इतनी ढेर सारी वैकेंसीज निकाल रही है, हम एक्चुअली कंपेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं बिहार हर महीने हर साल अगस्त में या जुलाई में एक वैकेंसीज निकाल रही है। हमारे यहाँ वैकेंसीज निकल रही हैं तो या री एग्ज़ाम हो रहा है या पेपर लीक हो जा रहा है, ये मुद्दा है। और आप देखिए मैं यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2019 में। एंड ऑफ द डे क्या किया था यहाँ से? मैंने बैचलर्स किया था, कंप्लीट किया था, बीए किया था ऑनर्स से, और गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। उसके बाद भी अंत में आते आते 4 साल तक स्ट्रगल करने के बाद नौकरी नहीं मिली, अंत में शादी कर ली है, खोपड़ी पे आदमी को बैठा लिए और रख लिए हैं, कोई मुद्दा नहीं रह गया है। तो अंत में यही करना पड़ रहा है कि दूसरे का सहारा लेकर के अपना लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि अभी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, नौकरी बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नौकरी, सब बच्चे पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ की? बात कर लेने दो यार, बाद में बात करेंगे, अभी काम कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, स्टूडेंट है यहाँ पे? यहाँ की नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद स्टूडेंट तो है ना? हाँ, वहाँ से पीएचडी कर रही हैं? यहीं से हुआ है। डॉक्टर? नहीं, अभी पीएचडी स्टार्ट हुआ है, शुरू कर रही हैं, और मास्टर्स यहीं से हुआ है। यूथ के लिए अब की बार चुनाव में क्या मुद्दा रहा? मतलब यूथ के लिए ज्यादा की जॉब के लिए ही रहा कि जॉब हो जाना चाहिए जल्दी, जॉब हो जाना चाहिए। मतलब अगर बिहार का देखा जाए तो वहाँ पे तो आ रहा है, पर यूपी में जैसे बच्चों लोगों से पूछते हैं तो वैकेंसी बहुत ज्यादा कम आ रहा है, तो वो वैकेंसी मतलब टाइम टू टाइम आए तो शायद अच्छा हो। रोजगार समस्या है? युवाओं के लिए रोजगार समस्या है? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी। अब बताइए कि बीएचयू कैंपस में इतने माने 45,000 बच्चे पढ़ते हैं ना, किस लिए पढ़ते हैं? प्राइवेट नौकरी करने के लिए तो नहीं पढ़ते हैं। अब प्राइवेट नौकरी किस आधार पर करेंगे? रेलवे में बुकिंग क्लर्क है जो प्राइवेट ठेके पर, उसको 12,000 रुपया मिलता है, तो किस आधार पर नौकरी करेगा? सब लोग ठेले लगाएंगे तो ठेला पर खाएगा कौन? मोदी जी तो कहते हैं कि ठेला लगाइए, पकौड़ा तलिए, तो पकौड़ा खाने वाला भी तो ग्राहक होना चाहिए देश में।
इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बहुत लंबा नहीं खींच सकते यार। तो ये जो है, मैं हूँ यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये यहाँ के जो छात्र हैं मुखर होते हैं, वक्ता होते हैं, अच्छा बोलते हैं और अपने विचार रखते हैं। हमने आपको बताया कि अब की बार के चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। और रुक जाओ यार, कहाँ बता, रख लो भाई। हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से एक दरख्वास्त है हमारी कि वो हिंदू मुसलमान वगैरह छोड़ के रोजगार के मुद्दे पर बात करें। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, उनसे हिंदू मुसलमान ये कम्प्लीटली इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जाके युवाओं की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूरे चुनाव में एक बार भी रोजगार शब्द नहीं बोला है, न किसानों के बारे में बोला है। तो हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो इन सब बातों पर बात करें। बाकी वो प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो बन जाए, लेकिन इन सब बातों पर वो बात नहीं रखते हैं। तो ये छात्रों का मत है और ये लोकतंत्र है, सबको अपने अपने विचार रखने हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ, देख रहा था कि अब की बार के चुनाव में क्या है मुद्दे। एबीपी न्यूज के लिए मैं बनारस में हूँ और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सुनील हैं।